नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विजन यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की और प्राचीन इतिहास में मैंने शुरुआत की थी सिंधु घाटी सभ्यता की और पहले से पाषाणकालीन सभ्यता से, और उसके बाद पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने समाप्त किया। उसके पश्चात हम लोग बात शुरू किए थे वैदिक कालीन सभ्यता की, और वैदिक कालीन सभ्यता के 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। पहला वीडियो जो था उसमें हमने वैदिक कालीन सभ्यता को पूरी तरीके से एक ही वीडियो में उसकी अवधारणात्मक चर्चा की थी, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, उन सभी की जानकारी एक साथ हमने की थी। इस वीडियो में जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम डॉक्टर रामशरण शर्मा सर की पुस्तक के अकॉर्डिंग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, और इसके बारे में उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बहुत ही प्रख्यात एक इतिहासकार रहे हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं, और जिनकी बुक जो है प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो अन्य वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं, अगर उनको लगता है कि हमें इतिहास को समझ करके पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम इतिहास को रट करके तथ्यात्मक जो तथ्य हैं सिर्फ उनको याद कर ले, उन लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर इतिहास को आपको समझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है तभी इस वीडियो को देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास के बारे में हमने जैसे बात की रामशरण शर्मा सर की, तो हम पढ़ेंगे, शुरुआत कर रहे हैं ऋग्वैदिक युग से। हालांकि इसके पहले भी इन्होंने आर्य संस्कृति की पहचान टॉपिक लिया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है किस तरीके से आर्य दर्पयों का इस्तेमाल करते थे, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, सोम नामक एक पदार्थ था जिसका पेय ये लोग करते थे, रथों का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आर्य हैं उनकी पहचान इन सारी चीज़ों से इनकी की जाती है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं और ये पूरे ऋग्वैदिक युग को यहाँ पर समाप्त करेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, हिंद आर्यों का आगमन और जनजातीय संघर्ष, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो झेल नहीं पाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि किसी भी पार्ट को खंड खंड करके पढ़ाऊँ ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और आप उस कम समय में जो है अच्छे से पढ़ पाएँ। हालांकि ये भी होता है कि अगर वीडियो एक साथ बनाया जाए तो उनमें जो है कोरिलेशन बना रहता है, लेकिन खंड खंड करने से अगर वो वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो फिर समस्या होती है। एक तरीके का जो कोरिलेशन होता है वो टूट जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियो बनाऊं मैं पिछले वीडियो से उसका जो कनेक्शन है वो करते हुए आगे बढ़ूं। तो आइए बात करते हैं, हम लोग हिंद आर्यों के आगमन की बात करते हैं। तो हिंद आर्य जो थे, जिनको हिंद आर्य ईरानी भी कह सकते हैं, ये जो है भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसके बारे में बात करें तो इसके बारे में 2 प्रकार के कल्चर की बात की है रामशरण शर्मा ने। एक आंद्रोनोवो संस्कृति थी। 2 प्रकार की संस्कृति है जो दक्षिण मध्य एशिया में विकसित हुई थी, एक आंद्रे नोवो संस्कृति और दूसरी थी बैक्ट्रिया मार्जियाना। तो ये 2 प्रकार की संस्कृति है जहाँ से आर्य जो है उनका आगमन माना जाता है, उनके आगमन को आंका जाता है। ठीक है, अगर अब इन दोनों के बारे में बात करें तो जैसे आंद्रे नोवो संस्कृति है, तो आंद्रे नोवो संस्कृति, हालांकि मैं उसका मैप यहाँ पर बनाया भी हूँ और आपको मैप दिखा भी दूंगा। तो यहाँ आंद्रे नोवो संस्कृति का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। यहाँ पर मैंने मैप बनाया हुआ है, ये मैप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत है, इधर चाइना है, और ये जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया का वो क्षेत्र है, जैसे कजाकिस्तान पड़ता है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक। ठीक है, यहाँ पर कैस्पियन सागर है जो यूरोप को बाकी के एशिया से अलग करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये जो कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैंने मैप बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ने के लिए अपने सामने एक मैप रख सकते हैं, उससे और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इतिहास को भूगोल की सहायता से, भूगोल को इतिहास की सहायता से पढ़ सकते हैं, भूगोल को विज्ञान की सहायता से भी पढ़ सकते हैं, इतिहास को भी विज्ञान की सहायता से पढ़ सकते हैं, विज्ञान की सहायता से गणित को भी पढ़ सकते हैं, गणित की सहायता से हम इतिहास को पढ़ सकते हैं, हम इतिहास को अर्थशास्त्र की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का एक दूसरे से रिलेशन होता है, उनको
कोरिलेट करके ही पढ़ना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से हमें समझ में आए। यहाँ मैप के माध्यम से हम बताएंगे आंध्रो नोवो संस्कृति के बारे में। हालांकि भूगोल में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये अक्सर जो हैं वो चर्चा में रहते हैं। ठीक है, इनकी राजधानियाँ कई बार सम्मिलित करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो हम आंध्रो नोवो संस्कृति की बात करें तो आंध्रो नोवो संस्कृति जो है उसका एरिया मुख्य रूप से जो कजाकिस्तान का क्षेत्र है, ये उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है ये आंध्रो नोवो संस्कृति का कहलाता था। और इस आंध्रो नोवो संस्कृति के बारे में बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनकी जो रहने कि जो तरीके थे, उनके द्वारा उपयोग की गई जो वस्तुएं थी, उनकी जो भाषा थी, वो यहाँ अगर बात करें वैदिक कालीन सभ्यता के लोगों से तो काफ़ी मिलती जुलती है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यही लोग बाद में भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आते हैं। वैसे ही अगर हम बैक्ट्रिया मार्जियाना की बात करें तो बैक्ट्रिया जो वर्तमान में हम इसको अफगानिस्तान कह सकते हैं, और मार्जियाना क्षेत्र में अगर बात करें तो अफगानिस्तान के साथ साथ जो आपका तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट वो बैक्ट्रिया मार्जियाना में आ जाता है। जब आंध्रो नोवो संस्कृति की बात करेंगे तो ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला ही क्षेत्र आता है। लेकिन जब बैक्ट्रिया की बात करते हैं तो बैक्ट्रिया में हमारा अफगानिस्तान भी इनके साथ ऐड हो जाता है। तो ये दो प्रकार की संस्कृतियां हैं। अगर हम आंध्रो नोवो संस्कृति की बात करें तो ये दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की बात है। और जब बैक्ट्रिया मार्जिनिया के संस्कृति की बात करें तो ये 1900 BC से लेकर के 1500 BC के समय की बात है। ठीक है, अब हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति के जो लोग थे और यहाँ के जो लोग थे, इनमें आपस में संबंध है, और ये से बिल्कुल प्रूफ होता है कि यही लोग जो हैं आगे चल करके इसी आपके जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है उस तरफ आते हैं। ठीक है, अब इनके पहचान की बात करें तो जैसे कंधार में जो बहुत सारे बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनकी समानता जो है इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा यूज किए गए बर्तनों से मिलती है। ठीक है, यहाँ के लोग भी आरेदार रथ के पहियों का इस्तेमाल करते थे अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, और वैसे ही यहाँ की संस्कृतियों को लोग भी करते थे। ठीक है, यहाँ के संस्कृति के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। तो आरेदार पहिए हो, पशुपालन हो, या जो है अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हो, चाहे वो सोम पेय पदार्थ, पीने का जो पदार्थ होता है उसकी बात हो, स्वास्तिक चिन्ह की बात हो, तो उसके भी चिन्ह जो हैं इन संस्कृतियों से मिले हैं। उनके चिन्ह यहाँ से भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये मैप दिखाया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और आगे, तो जैसे इसके आगे जैसे में एक और स्थल पाते हैं जिसे बोला जाता है स्वात घाटी। स्वात घाटी, ये स्वात घाटी पाकिस्तान में एक स्वात जिला है, उसी क्षेत्र में पड़ता है। और स्वात घाटी में 1400 BC के करीब जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से? स्वात घाटी से। तो ये माना जाता है कि ये लोग जो आर्य जो थे, ये लोग जब चलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ तो यहाँ पर स्वात घाटी में आए होंगे। तो यहाँ पर चूँकि रथ किससे चलते थे, ये अश्वचालित रथ हुआ करते थे, तो घोड़े यहाँ ये आए होंगे तो घोड़े मर गए होंगे। इसी वजह से यहाँ घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो यही लोग आए होंगे जब इन्होंने घोड़े का इस्तेमाल जो है बहुतायत में किया था, चाहे वो रथ में चलाने के लिए हो, युद्ध के लिए हो, या कैसे भी हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और शब्द हम देखते हैं, हालांकि बाहिलक। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में जरूर नहीं है, लेकिन जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, इन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में बाहिलक शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब होता है बाहरी देश। ठीक है, बाहरी देश, इस शब्द का उल्लेख मिलता है। जब हम गुप्तकालीन अभिलेखों की बात करें, अगर हम गुप्तकालीन अभिलेखों की बात करें, ठीक है, तो गुप्तकालीन अभिलेखों में भी इस बाहिलक शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये बाहिलक विजय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यहाँ पर बाहिलक विजय की बात की गई है कि 7 नदियों को पार करने के बाद बाहिलक विजय जो है यहाँ गुप्तकालीन शासकों ने की थी। तो इस तरीके से कई जगहों पर हम जो है पाते हैं। हालांकि कुछ ऋग्वैदिक समय के जो ग्रंथ हैं उनमें हम बैक्ट्रिया नाम का उल्लेख भी देखते हैं बहुतायत में। तो बैक्ट्रिया
स्थान अर्थात अफगानिस्तान का जो एरिया है उसका वर्णन भी हम ऋग्वेद में पाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो नदियों का भी उल्लेख मिलता है। नदियों का उल्लेख, जैसे ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 7 नदियों में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो वर्तमान के अफगानिस्तान में भी प्रवाहित होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एरिया अफगानिस्तान का भी था, अर्थात इस अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में भी आकर के लोग रुके थे, ठीक है। और एक देश का एक भाग अरय या हरय या हरात भी कहलाता था इनका। इसके साथ साथ अगर हम सरस्वती की पहचान की बात करें, सरस्वती नदी की पहचान की बात करें, तो वर्तमान में जो घग्गर और हकरा जो राजस्थान और हरियाणा में बहती, इनकी धारा को ही सरस्वती नदी बोला गया, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में इस चीज का जो है वर्णन है और जिंद अवस्था में लिखा गया है। जिंद अवस्था में एक नदी का उल्लेख किया गया है, उस नदी को बोला गया, क्या बोला गया है, हरखवती, क्या बोला गया है, हरखवती। तो ये हरखवती नदी का उल्लेख जिंद अवस्था में मिलता है और वर्तमान में ये हरखवती जो नदी है वो कहाँ पर बहती है, इसको क्या बोला जाता है, इस नदी को वर्तमान में बोला जाता है हेलमंद नदी। क्या बोला जाता है, हेलमंद नदी। तो ये हेलमंद नदी वर्तमान में कहाँ बहती है, ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो याद रखिए, तो इसी को सरस्वती बोला गया। लेकिन बाद में जो है जो हकरा और घग्गर की जो मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा को वर्तमान में सरस्वती बोला गया। अर्थात इसका मतलब यह है कि सरस्वती जिसको लुप्त प्राय मानते हैं, वो लुप्त प्राय नदी कहीं पर नहीं थी, बल्कि यही हेलमंद नदी को पहले जो है सरस्वती बोला जाता था। लेकिन जब ये आर्य यहाँ पर पूरी तरीके से बस गए इस क्षेत्र में, तो इन्होंने हकरा और घग्गर नदी की मुख्य धारा को ही सरस्वती कहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो वर्तमान में आज भी बहती हैं और वो सरस्वती जिसे हरखवती बोला जाता था, वो हेलमंद नदी के नाम से अभी भी अफगानिस्तान में बहती है। तो ये जो है पहले तो इस एरिया से यहाँ अफगानिस्तान की तरफ आते हैं, बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र में, और उसके बाद ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद जो भारत का ये आपका सप्त सैंधव वाला प्रदेश है। अब देखिए, जो 7 नदियों का जो प्रदेश है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। इसी सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी और इसी एरिया में जो है ये लोग बसते हैं जिनको हम आर्य कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जब ऋग्वेद में इसकी बात करें तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये अपने आप को श्रेष्ठ कहलाना पसंद करते थे। उसका रीजन ये था कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनकी भाषा मुंडा और द्रविड़ थी, तो इनकी भाषा को वो बहुत ही बेकार निम्न कोटि की मानते थे। और चूंकि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये गौर वर्ण के नहीं थे, इनका रंग जो है काला था, जिसकी वजह से उनको हीन भावना से भी देखते थे, इसीलिए अपने आप को ये श्रेष्ठ कहते थे। श्रेष्ठ होने के और कुछ लक्षण हैं और कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्य जो है, आर्यों का उल्लेख मिलता है कहां पर, ऋग्वेद में, कि हाँ ये आर्य लोग यहां पर आए। और ऋग्वेद में ही आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख मिलता है, 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिला हुआ है। कितनी बार, 36 बार। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी, ठीक है। और इसमें कुछ मुंडा और द्रविड़ शब्द भी मिल जाते हैं, मुंडा और द्रविड़। तो मुंडा और द्रविड़ भाषाई जो शब्द हैं वो भारत में पाए जाते, मूल निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के शब्द हैं। तो जब यहाँ पर वो लोग आए, वैदिक आर्य जिनकी भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत में कुछ जो मुंडा और द्रविड़ शब्द थे वो भी मिक्स हो गए हैं। तो इस वजह से ऐसा हुआ है, इस वजह से, और ये एक प्रूफ है जिससे पता चलता है कि हाँ संस्कृत तो आर्यों की भाषा था, लेकिन द्रविड़ और जो इसके शब्द मुंडा भाषा के जो शब्द हैं वो इसमें मिक्स हो गए। इसका मतलब इन्होंने जो है यहाँ के मूल निवासियों से इन शब्दों को ग्रहण किया था, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर ऋग्वेद के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करें तो ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि जो दूसरा और 7वां, कुल मिलाकर कितने मंडल हैं, 10 मंडल, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी। 10 मंडलों में जो दूसरा 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है, पहला, और 10वां मंडल सबसे नवीन है। तो सबसे प्राचीन दूसरा, 7वां, सबसे नवीन पहला और 10वां। 10वें मंडल में ही जो 4 वर्ण है, चातुर्ण वर्ण की बात की गई है, उसके पुरुष सूक्त में बात की गई है। हालांकि मैंने वीडियो में पूरी तरीके से बताया हुआ है इन चीजों के बारे में, ठीक है। पहले चूंकि 10वें मंडल में बात मिलती है, तो 10वें मंडल
के पहले जो प्राचीन मंडल है उस समय शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं था, सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शब्द का उल्लेख था। शूद्र शब्द जो है वो उत्तर वैदिक कालीन शब्द में जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद भी कई खंडों में लिखे गए हैं, एक परंपरा के आधार पर लिखे गए हैं, इसलिए चीजें बाद में भी जोड़ते हुए चले जाते हैं लोग। हम ये भी देखते हैं कि जो हिंद यूरोपीय भाषा है उसका प्राचीन नमूना कहां पर मिलता है। उसका प्राचीन नमूना दोस्तों मिलता है इराक में, इराक की राजधानी बगदाद में, और ये 2200 ईसा पूर्व में हिंद यूरोपीय भाषा के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये जो आर्य भाषा है इसके साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, ईरान में भी मिलते हैं। तो यही इनका तो मुख्य एरिया था, ये बाद में आए। तभी तो मैक्स मुलर ने कहा कि जो वैदिक संस्कृति के लोग थे वो जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो वही जो है काफी हद तक उनकी बात को माना जाता है, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आर्य जो है, आर्यजन एक खेप में नहीं आए बल्कि कई खेपों में आए। ठीक है, कई खेपों में। तो पहली खेप में जो आते हैं, जो पहली बार आते हैं, पहला जो कबीला उनका आता है उनको हम पूर्व वैदिक कालीन आर्य जन बोलते हैं, पूर्व वैदिक कालीन जन बोलते हैं। ठीक है, जो पहली खेप में आए। दूसरी खेप में जो आते हैं उनका संघर्ष इन्हीं लोगों से होता है जो पूर्व वैदिक जन थे और जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो एक तो अपने में आपस में संघर्ष, यहाँ आने में उनको दो प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं आर्यों को। एक तो अपने आप के लोगों से संघर्ष, और दूसरा संघर्ष जो है वो यहाँ के जो दस्यु जो मूल निवासी थे उनके बीच में संघर्ष इनको करना पड़ता है। अंततः इन लोगों की जीत होती है, और जीत का कारण, और जैसे हम ऋग्वेद में बात करें तो इंद्र के बारे में अगर देखें तो इंद्र जो है प्रमुख देवता था। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में, और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, दुर्गों को तोड़ने वाला। हालांकि कहीं पर भी जो है पूर्व वैदिक जनों के द्वारा निर्मित कोई किले नहीं मिलते हैं। हो सकता है अफगानिस्तान के एरिया में इनके जो है कुछ किले रहे होंगे, तो इंद्र ने इन पूर्व वैदिक आर्यों के किलों को नष्ट किया होगा, इसीलिए उनको पुरंदर बोला गया। और ऋग्वेद में किसी देवता का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है तो वो इंद्र है, 250 बार, और 200 बार फिर दूसरे नंबर के जो देवता हैं अग्नि, उनका उल्लेख मिलता है। तो ये इंद्र ने क्या किया था कि यहाँ वैदिक आर्य जो थे, पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, इनको इन्होंने नष्ट किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां पर हम ये भी देखते हैं कि ऋग्वेद में एक वंश की बात की जाती है, ऋग्वेद में एक वंश की बात की जाती है जिसे हम भरत वंश कहते हैं। ठीक है, भरत वंश, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस भरत वंश के एक शासक थे जिनका नाम था दिवोदास। क्या नाम था? दिवोदास। इन दिवोदास ने शंबर को हराया था। किसको हराया था? शंबर को। एक पिछले वीडियो में मैंने बात भी की थी कि दास और दस्यु में अंतर क्या है। देखिए, दास वो हैं जो पूर्व वैदिक आर्य थे, जो पहले आए थे, यहां पर बस गए थे मूल निवासियों के साथ में। बाद में जो आर्य आए हैं उत्तर वैदिक कालीन के, तो इन्होंने क्या किया है कि इन यहाँ के पूर्व वैदिक जनों के जो आर्य थे उनको पराजित करके उनको दास बोला गया, और यहाँ के जो दस्यु थे, जो मूल निवासी थे, उनको दस्यु बोला गया। हम ये भी देखते हैं ऋग्वेद में दास शब्द का भी उल्लेख मिलता है और दस्यु शब्द का भी उल्लेख मिलता है, और सबसे अधिक बार दस्यु के बारे में बोला गया है कि दस्यु हत्या की जाती थी। अच्छा, अर्थात जो मूल निवासी थे उनको शत्रु माना जाता था, वो उनके शत्रु कहलाते थे, और आर्यों के सबसे बड़े शत्रु यही थे। ठीक है, आर्यों के सबसे बड़े शत्रु यही थे। और हम ये भी देखते हैं कि इनका जो इनको पराजित करने वाला जो शासक था त्रिदस्यु भी कहलाता है, अर्थात जो दस्युओं को हराने वाला था उनको त्रिदस्यु या त्रदस्यु भी हम देखते हैं कि कहा जाता है। दस्युओं के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि ये जो दस्यु थे ये मुख्य रूप से लिंग उपासक थे, अर्थात लिंग की पूजा किया करते थे। ठीक है, शिवलिंग, जो जिसको आज वर्तमान में शिवलिंग कहते हैं, तो शिवलिंग की पूजा जो है वो कौन करते थे? दस्यु। दस्यु कौन? जो मूल निवासी थे वो पूजा करते थे। इसके साथ साथ अगर हम आर्यों के पशुपालन की बात करें और दस्युओं के पशुपालन की बात करें, तो दस्यु मुख्य रूप से जो है वो मांस के लिए पशुपालन करते थे, जबकि जो आर्य थे वो दूध
वो दूध प्लस मांस दोनों के उपयोग के लिए पशुओं का पालन करते थे। ये डिफरेंस भी यहां पर देखने को मिलता है। दस्युओं के बारे में अगर बात करें, जैसे इन्होंने ये लिंग पुजारी थे, लिंग की पूजा करते थे। और हम ये भी देखते हैं कि अगर इस सभ्यता के पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाएं तो एक ऐसी आकृति मिली हुई है पशुपतिनाथ की, जिसे आद्य शिव की संज्ञा मार्शल के द्वारा दी गई है। 3 सिंह 3 मुख पद्मासमान मुद्रा में कंधे तक चूड़ियों का जो है वो धारण किए हुए हैं, और आसपास जो है कई सारे जो जंगली जीव हैं वो भी देखने को मिलते हैं, चाहे हाथी, बाघ, शेर और हिरण हो। ठीक है, तो इन्हीं को रुद्र कहा गया, और इनके जो पुजारी थे जो वो थे वो दस्यु थे। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि शंकर, जिनको वर्तमान में शिव जी कहा जाता है, चूंकि शिव जी की पूजा ही लिंग पूजा कहलाती है, तो ये शिव जी जो है वो सबसे सनातनी देवता हैं ऐसा माना जाता है, और ये दस्युओं को देवता हैं, अर्थात मूल निवासियों को देवता हैं, और ये वही दस्यु जिनको शूद्र बोला जाता है। तो कई बार मैंने किसी राजनेता के मुंह से यह भी सुना है कि शूद्रों के देवता शिव को भी ब्राह्मणों ने अपना बना लिया। ठीक है, वो हमारे भगवान थे लेकिन उनको भी हमसे छीन लिया, ऐसा मैंने किसी टीवी चैनल में कहते हुए सुना था। हालांकि हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज्यादा हम धार्मिक होंगे। जो इतिहास में चीजें दी गई हैं, क्योंकि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, तो हमें उसी अनुसार बात करनी है, हमें कोई भी बात अपनी यहां पर नहीं जोड़नी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ बातें आपको यहां पर बोल देता हूं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये जो दिवोदास था इसने पराजित किया था शंबर को, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अब हम बात करें आर्यों की, तो आर्यों के कबीला था, कब कबीले में निवास करते थे। पंचजन भी एक कबीला था, उसको भी देखते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जब हम जनजाति संघर्ष की बात करेंगे तो यहां हम देखते हैं दसराग युद्ध। 10 राग युद्ध, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो 10 राग युद्ध जो है वो परशुनी नदी के किनारे हुआ था। परशुनी नदी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। वर्तमान की रावी नदी को ही उस समय परशुनी नदी बोला जाता था, इसी युद्ध नदी के किनारे युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध का रीजन क्या था, हालांकि ये युद्ध क्यों हुआ, अगर इसकी हम बात करें तो इस युद्ध का कारण क्या था कि जो भरत वंश था, ठीक है, जो भरत वंश था, आर्यों का सबसे श्रेष्ठ वंश भरत वंश, इस भरत वंश के पुजारी, देखिए परंपरागत जैसे आजकल होते हैं ना कि हर एक परिवार के एक अपना मेन डॉक्टर होता है, उसका एक पुजारी होता है, उसी प्रकार उस समय भी उस किसी वंश के किसी शासक के दरबार में रहने वाला कोई एक पुजारी होता था, पुरोहित होता था, जो राजा से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था, महत्व का स्थान रखता था। तो भरत वंश में एक जो ऋषि थे विश्वामित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते थे। ठीक है, और एक और ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ, इनका नाम था वशिष्ठ, रामायण में इनका उल्लेख मिलता है। तो भरत वंश के शासकों ने क्या किया कि विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना क्या बना लिया, राज पुरोहित बना लिया। तो ऐसे में विश्वामित्र हो जाते हैं नाराज, और इन्होंने 10 जन का सहयोग लिया, और वशिष्ठ किसकी तरफ से थे, राजा सुदास की तरफ थे। ये सुदास कौन था, ये आर्य, उसी भरत वंश का एक शासक था सुदास, जो कि एक आर्य था। ठीक है, अब इन 10 जनों की बात करें तो इन 10 जनों में जैसे कि हम बात करें एक अनु था, ठीक है, एक द्रहु की बात करें, एक द्रहु था। इसके बाद इसी में से जो है एक यदु था, इसी में एक तुर्वस, इसी में एक पुरुभिजन था। ऐसा ही अगर इस तरफ हम बात करें तो इस तरफ हम देखते हैं कि एक था आपका स्यू, ठीक है, एक स्यू था। इसके अलावा एक विषाणनी था, स्यू हो गया, विषाणनी हो गया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 5 इस तरफ थे। ठीक है, 5 इस तरफ थे, स्यू है, विषाणनी है, और यहां पर हम देखते हैं अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस, 1 2 3 4 5 ही। तो इनको मुख्य रूप से आपको फोकस करना है। इनको क्या बोला गया, पंचजन, इनको क्या बोला गया है, पंचजन बोला गया है। ठीक है, तो ये पंचजन में सबसे महत्वपूर्ण जो जन था वो पुरु था। अब पुरु जो था वो क्या था कि यही जो है आर्यों का मुख्य जो था, आर्यों से पराजित होने वाला जो जन था वो पुरु था। ठीक है, तो पुरु जो है वो पराजित हो जाते हैं, और इन्होंने क्या किया, आपको इनको नाम में ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, बस यहाँ पर पुरु को आपको याद रखना है। और पुरु ने क्या किया कि बाद में चल करके इन्हीं भरतों के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, कुरु। और बाद में कुरु और पांचाल मिलकर के शासन करते हैं, और ये कुरु से ही कुरुक्षेत्र बना,
बना है दोस्तों, ठीक है, कुरु से ही कुरुक्षेत्र बना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरु एक बहुत ही महानतम जन था, हालांकि ये पराजित होते हैं। जीतता कौन है? जो वशिष्ठ के सुदास रहता है उसकी विजय होती है किस युद्ध में? दशराग युद्ध में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दशराग युद्ध में सुदास की एक सेना थी और एक 10 जनों की सेना थी। दोनों में कई बार ऐसा कहा जाता है कि आर्य और अनार्यों के बीच में था, लेकिन याद रखिए ऐसा नहीं था। इस तरफ भी आर्य और अनार्य थे और इस तरफ भी आर्य अनार्य थे। कुल मिलाकर के अगर राजाओं की बात करें से दशराग युद्ध जरूर बोला जाता है, लेकिन 30 राजा थे, ठीक है, 30 राजा थे। तो ये भी बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि 10 राजा थे दशराग युद्ध में। यहां 10 जन थे और इन 10 जनों का एक संगठन किसने बनाया था? विश्वामित्र ने बनाया था, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। किससे? वशिष्ठ थे बदला लेने के लिए। वशिष्ठ ने भरत वंश के शासक सुदास का सहयोग किया और ये विजयी होते हैं और ये 10 जन जो हैं वो पराजित हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस वैदिक सभ्यता में भरत वंश का वर्चस्व कायम हो जाता है, ठीक है, भरत वंश का वर्चस्व कायम हो जाता है। जो अगर कहीं पर दास शब्द लिखा मिले तो वो आर्य ही है। जब दस्यु कहा जाए तब मानिए कि वो अनार्य है, ठीक है, जब दस्यु कहा जाए तब आप मानिए कि वो अनार्य है। तो इस तरीके से हमने दशराग युद्ध के बारे में भी बात की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर यह देखें कि हिंद आर्यों का आगमन किस तरह से आंद्रोनोवो संस्कृति की से और बैक्ट्रिया मार्जियाना संस्कृति से, अर्थात इस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान की तरफ से ये पाकिस्तान और भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो सप्त सैंधव प्रदेश है, यहाँ पर आकर के अपना निवास करते हैं और ये यहाँ पर पराजित भी करते हैं यहाँ के मूल निवासियों को, जिनको दस्यु कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ के जो दास थे, जो पूर्व वैदिक कालीन आर्य थे, जो पहली खेप में आए थे, यहाँ बस गए थे, उनको भी बाद में आने वाले आर्यों ने पराजित कर दिया। और चूंकि पराजित करने के पीछे इनके पावर क्या थी, इनका रीजन क्या था, अर्थात इनकी जीत के पीछे का आधार क्या था, क्यों ये जीतते थे, उसका रीजन ये था कि अश्वचालित रथों का उपयोग करते थे, जैसे आप महाभारत में देखते हैं। और इसके साथ साथ ये बेहतरीन अस्त्र और शस्त्र से परिचित थे, अर्थात तीर, धनुष, भाला आदि से परिचित हुआ करते थे। और इसके साथ साथ ये शरीर में एक कवच भी धारण करते थे, इसलिए ये कह सकते हैं कि काफ़ी मजबूत थे। चूंकि कबीले में रहते थे, इनको हमेशा युद्ध करना पड़ता था, तो इसी आधार पर ये क्या करते थे कि हर जगह पर आक्रमण करते थे, उस जगह को अपना घेर लिया करते थे, कब्जा कर लिया करते थे। और ये ऐसी बहुत सारी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं जिससे ये माना जा सकता है कि ये पशुचारक लोग भी थे, ठीक है। जैसा कि मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया भी था कि ऋग्वेद वैदिक काल के जो आर्य थे वो मुख्य रूप से जो है पशुपालन का काम करते थे, गायों को पालते थे और गायों की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अर्थात गायों की को लेकर के। और साथ साथ में पशुचारण का जो क्षेत्र था, जहां पर पशुओं को चराया जाता था, उस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भी युद्ध हुआ। कभी कभी आपस में भी युद्ध करते थे और जो दस्यु लोग थे, मूल निवासी, उनको भी इन्होंने पराजित किया था पशुचारण को लेकर के। तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हो या सोमपेय का प्रयोग हो या अश्वचालित रथों का उपयोग हो, यही सारे के सारे चीजों का उपयोग आंद्रोनोवो संस्कृति, बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र पे रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। और इन्हीं चीजों का उपयोग जो है आपके वैदिक कालीन संस्कृति, जो कि सप्त सैंधव प्रदेश में यहाँ पर बसते हैं, उनके द्वारा भी उपयोग किया जाता था। ये बात से साबित होता है कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया के इन्हीं क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के बस जाते हैं, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में सिर्फ 2 टॉपिक की हमने बात की, हिंद आर्यों का आगमन कैसे होता है और इनमें जनजातीय संघर्ष कैसे होता था। जनजातीय संघर्ष के बारे में मैंने बताया कि इंद्र का उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने आकर के पराजित किया था, पुरंदर बोला जाता है, अर्थात पुरों को तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला। इसके साथ साथ हमने दशराग युद्ध को देखा और साथ साथ में दिवोदास ने किस तरीके से शंबर को पराजित किया था। तो ये पराजित करते थे चूंकि इनके पास संसाधन उपलब्ध थे, ठीक है। तो ये जनजातीय संघर्ष भी हम देखने को पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक जीवन, जनजातीय राज्य व्यवस्था, कबीला और परिवार के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।